Welcome back to my YouTube channel. As this is the fourth lecture of our CSIR NET lecture series, and if you have not seen the previous lectures, then tap on the I button. So लास्ट लेक्चर्स में हमने लिपिड्स को कंप्लीट किया था. लिपिड्स के टाइप्स देखे थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, लिपिड राफ्ट्स के बारे में देखा था, फ्रैप टेक्निक देखा था, दैट इज़ द फ्लोरेसेंस रिकवरी अगेंस्ट दी फोटो ब्लीचिंग. एंड उसके अलावा हमने और क्या देखा था, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स देखा था, ट्रांसलोकेशनल मूवमेंट्स देखे थे, तीन टाइप के, फ्लिप मूवमेंट, फ्लॉप एंड फ्लिप फ्लॉप बोथ. ट्रांसलोकेटर्स के नाम देखे थे, फ्लिपेज, फ्लोपेज, स्क्रैम्बलेज. तो लिपिड का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था हमारा. आज हमने प्रोटीन जो है वो स्टार्ट करना था. तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है दो टाइप का होता है, एक्सट्रिंसिक and intrinsic. There are two kind of proteins present here, extrinsic and intrinsic protein. जो extrinsic protein है इसी को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, राइट, पेरिफेरल. इंट्रिंसिक प्रोटीन की अगर बात करें, इंट्रिंसिक प्रोटीन इज लाइक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. TM लिख दे रहा हूँ मैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, इसको बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. और क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल प्रोटीन. तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड है, राइट. तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, इसके भी तीन डोमेन्स होते हैं. जैसे कि अगर मैं समझाने के पर्पज से बोलूँ, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा. इस टाइप से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई बायलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस टाइप से इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है. ओके. तो इस इंट्रिंसिक प्रोटीन में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, और आउटसाइड में क्या है, नॉन साइटोसोलिक रीजन, राइट. तो एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है उसके तीन डोमेन्स होते हैं. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन बोलते हैं. एक डोमेन ये हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर. या फिर आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. सेल्यूलर कैसे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर नहीं, इसको अगर ऐसे बोले हम, एक्सो प्लाज्मिक, ये ज़्यादा ठीक रहेगा. हाँ, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन होता है, दूसरा बीच में एक डोमेन होता है, और तीसरा अंदर एक डोमेन होता है. तीन डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है उसमें, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, एक तो होता है एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, एक होता है इंटर मेम्ब्रेन डोमेन, और एक क्या हो जाएगा इसमें, साइटोप्लाज्मिक डोमेन, जो साइटोप्लाज्म में है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक डोमेन. तो इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है, इसमें तीन डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं. एक्सोप्लाज्मिक डोमेन होता है, इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटर मेम्ब्रेन डोमेन होता है प्रेजेंट, और जो साइटोसोल की तरफ होता है वो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है, ठीक है. इसको इसी में चार्ट में देख लेते हैं, आपको समझ आ गया होगा. तो इसमें क्या होते हैं, तीन डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं. जो इसमें क्या होते हैं, एक तो होता है एक्सोप्लाज्मिक डोमेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, ठीक है. फिर आता है दूसरा, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन डोमेन, and the third one is the cytoplasmic डोमेन,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस अपना लगाइए कि जो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन है इंट्रिंसिक प्रोटीन का, वो कहाँ पे है? आउटसाइड द सेल। मतलब क्या है? नॉन साइटोसोलिक रीजन है, लेकिन आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है, मतलब एक्वस एनवायरनमेंट है, राइट। तो इसीलिए तो लिपिड्स का जो हेड होता है वो आउटर साइड में होता है और इनर साइड में होता है, बीच में क्योंकि हाइड्रोफोबिक रीजन है, लेकिन बाहर और अंदर सेल के क्या है? साइटोप्लाज्मिक रीजन है, दैट इज द एक्वस रीजन। तो जो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन होगा इंटीग्रल प्रोटीन का, वो कैसा होगा? कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होगा। और साइटोप्लाज्मिक डोमेन भी क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। तो ये दोनों क्या है? हाइड्रोफिलिक नेचर शो करेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन का जो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन है और साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ये हाइड्रोफिलिक नेचर शो करते हैं। जबकि इंटरमेम्ब्रेन प्रोटीन, अब इंटरमेम्ब्रेन में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटर रीजन में क्या है? टेल्स ही टेल्स प्रेजेंट है लिपिड की, तो हाइड्रोफोबिक रीजन एक क्रिएट हुआ है। तो इंटरमेम्ब्रेन का जो प्रोटीन वही हो सकता है जो हाइड्रोफोबिक होगा, तभी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर शो करेगा इंटरमेम्ब्रेन जो है। तो इंटरमेम्ब्रेन डोमेन जो होगा वो हाइड्रोफोबिक नेचर शो करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 3 डोमेन्स होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन के। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो 3 डोमेन्स होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है इंट्रिंसिक प्रोटीन का पार्ट, उसे कहेंगे एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, हाइड्रोफिलिक नेचर शो करेगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है, दैट इज द इंटरमेम्ब्रेन डोमेन, हाइड्रोफोबिक नेचर शो करेगा। जो साइटोप्लाज्म में है, इनसाइड डोमेन जो है इंटीग्रल प्रोटीन का, उसे कहेंगे साइटोप्लाज्मिक डोमेन, और वो भी हाइड्रोफिलिक नेचर शो करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए ऐसा है, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये तो हो गया उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि बाहर, और अब उसके किस तरीके का कन्फर्मेशन है उसके बेसिस पे भी बात करें तो इंट्रिंसिक प्रोटीन 2 टाइप का हो सकता है। या तो हो सकता है सिंगल पास, या फिर हो सकता है मल्टीपल पास हो। मल्टीपल पास को मल्टी पास भी बोल सकते हैं, मल्टी पास। सिंगल पास प्रोटीन भी हो सकता है और मल्टी पास प्रोटीन पी से डिनोट कर देता हूं मैं, आप समझ जाइएगा। सिंगल पास प्रोटीन, मल्टी पास प्रोटीन, ठीक है, या मल्टीपल पास प्रोटीन 2 टाइप का हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको इंटीग्रल प्रोटीन एक बार ऐसे पास कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? सिंगल पास प्रोटीन। लेकिन इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ही इंटीग्रल प्रोटीन कई बार पास कर रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर घूम जा रहा है, फिर ऊपर से घूम जा रहा है, फिर नीचे से घूम जा रहा है, इस तरीके से मल्टीपल पासिंग शो कर रहा है अगर इंटीग्रल प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसमें आपने एमएससी में पढ़ा भी होगा जीपीसीआर इज ऑल्सो मल्टी पास प्रोटीन याई, राइट। तो ये क्या है? मल्टीपल टाइम्स जो है क्रॉस कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए इसका नाम मल्टी पास प्रोटीन है। और ये सिंगल टाइम करेगा तो सिंगल पास प्रोटीन है, सिंपल, इसमें कोई वो नहीं था। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, सिंगल पास प्रोटीन में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, प्रोटीन्स के एग्जाम्पल देखें अगर, सिंगल पास प्रोटीन दैट इज सिंगल पास इंट्रिंसिक प्रोटीन या सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन में एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पास प्रोटीन। मल्टी पास प्रोटीन की अगर हम बात करें तो मल्टी पास प्रोटीन के एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास बैंड 3, एक कॉमन एग्जाम्पल। इधर पेरिफेरल प्रोटीन जो आउटर रीजन में प्रेजेंट है। पेरिफेरल प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो लिपिड हेड्स जो होते हैं, लिपिड हेड्स के साथ कौन सा इंटरेक्शन शो करते हैं? लिपिड हेड्स के साथ नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन शो करते हैं। तो लिपिड हेड्स जो होते हैं उसके साथ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस जो हैं वो शो करते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो लिपिड हेड्स के साथ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन शो करते हैं, दैट इज़ द पेरिफेरल प्रोटीन। और इसका एग्जाम्पल अगर बात करें पेरिफेरल प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल्स जो कॉमनली एग्जाम्स में आते हैं, तो एक तो इसमें हो सकता है स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन।
ये दो एग्जांपल्स आप इसमें याद रख सकते हैं। स्पेक्ट्रीन एंड एनकायरिन आर द काइंड ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, आई होप इतना बेसिक समझ में आ गया होगा प्रोटीन के बारे में, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में और इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। दैट इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंगल पास प्रोटीन, मल्टी पास प्रोटीन। ग्लाइकोफोरिन इज अ सिंगल पास प्रोटीन, बैंड 3 इज अ मल्टी पास प्रोटीन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अब अगर हम देखें इसमें ही कंटिन्यू में, तो ठीक है, आगे अब इसमें चलते हैं हम। तो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है, इसी को और हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। दैट इज़ द इंटीग्रल प्रोटीन। मेन प्रोटीन यही है, जो बाहर है उसको बाहर रहने दीजिए, जो अंदर है उसे पकड़ के रखिए। ठीक है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं, TM प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो भी कह लो इसको प्यार से आप, है ना, गुगली बुगली कुछ भी कर लो। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो मोस्टली, नॉट ऑलवेज, ध्यान रखिएगा वर्ड्स पे, मोस्टली जो होते हैं ये अल्फा हेलिक्स होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो मोस्टली अल्फा हेलिक्स होते हैं, मतलब इस टाइप से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जिसमें लगभग 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक, आ रही है बात समझ में? 20 हाइड्रोफोबिक क्यों है? क्योंकि ये इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटर मेम्ब्रेन डोमेन है उसका। आउटर और इनर तो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन बीच में लगभग 20 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वही होता है जिसमें एटलीस्ट 20 अमीनो एसिड्स जो हों वो हाइड्रोफोबिक हों। एक हाइड्रोफोबिक पैच प्रेजेंट हो बीच में, वही ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। अगर हाइड्रोफिलिक होगा तो हाइड्रोफोबिक रीजन में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर इसमें ही आगे कंटिन्यू देखें, इतना अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, ये अच्छे से समझ में आ गया कि मोस्टली अल्फा हेलिक्स होता है। अच्छा, इसमें समटाइम्स जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, समटाइम्स बीटा शीट्स भी होती हैं। समटाइम बीटा शीट्स, कुछ एग्जांपल्स इसमें भी आते हैं, वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन कुछ टाइम बीटा शीट्स में भी होता है, लेकिन मोस्टली अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो, सेल के, प्लांट हो, एनिमल हो, अल्फा हेलिक्स जिसमें लगभग 20 अमीनो एसिड का हाइड्रोफोबिक पैच प्रेजेंट होता है बीच में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो इंटीग्रल प्रोटीन की सारी बातें हो गई। पेरिफेरल प्रोटीन जो है, पेरिफेरल प्रोटीन में मैंने आपको बताया कि पेरिफेरल प्रोटीन मैंने आपको बताया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो कि लिपिड हेड के साथ कौन सा इंटरेक्शन शो करते हैं, लिपिड हेड के साथ जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन शो करते हैं, सॉरी मैं बोल रहा हूँ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, some peripheral proteins shows covalent interaction, some peripheral protein covalent interactions शो करते हैं। ठीक है, और उन पेरिफेरल प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ऐसे पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि कोवेलेंट इंटरेक्शन शो करते हैं लिपिड बाइलेयर के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, उन्हें लिपिड एंकर्ड प्रोटीन बोला जाता है। इसमें आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि आइसोप्रिनोइड, मिरिस्टिक एसिड, ठीक है, मिरिस्टिक एसिड हो गया, और या फिर इसमें आ गया हमारे पास पाल्मिटिक एसिड। तो ये कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि
जिनको हम लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स बोलते हैं, क्योंकि ये कोवेलेंट इंटरेक्शन शो करते हैं विद द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, जैसे कि आइसोप्रिनोइड, मिरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और इसमें अगर मैं आपको एक्स्ट्रा के लिए ये बता सकता हूँ कि जैसे मिरिस्टिक एसिड जो है, मिरिस्टिक एसिड अमाइड लिंकेज शो करता है, अमाइड लिंकेज, है ना, जो कि ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, आइसोप्रिनोइड हो गया, पाल्मिटिक एसिड जो हो गया, आइसोप्रिनोइड जो होता है वो थायो ईथर लिंकेज शो करता है, थायो ईथर, थायो ईथर लिंकेज, थायो ईथर बॉन्ड शो करता है इन आइसोप्रिनोइड। और जबकि पाल्मिटिक एसिड जो है वो क्या शो करता है, थायो एस्टर, थायो एस्टर लिंक शो करता है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स हैं जो कि कोवेलेंट इंटरेक्शन शो करते हैं विद लिपिड बाइलेयर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलें अगर। अच्छा, एक मुझे मैसेज आया था, मैंने शायद लिपिड राफ्ट में जो है जीपीआई एक एग्जांपल दिया था ना, स्विंगोलिपिड्स और जीपीआई प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का, ये लिपिड राफ्ट बनाता है। तो किसी ने पूछा था जीपीआई प्रोटीन का फुल फॉर्म, तो जीपीआई मीन्स क्या होता है, ये वैसे आप गूगल कर सकते थे। जीपीआई की बात जो है, जीपीआई प्रोटीन का मतलब है ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल, ग्लाइकोसाइल ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल। ठीक है, ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल इसको बोलते हैं, दैट इज द जीपीआई प्रोटीन, जो कि लिपिड राफ्ट बनाता है और सेल सिग्नलिंग, एंडोसाइटोसिस वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रोटीन के बारे में हमने देख लिया, अब आगे हम कार्बोहाइड्रेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, राइट, कार्बोहाइड्रेट की बात करें। अच्छा, नाम सुना होगा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको प्रोटीन, है ना। और ये मैंने बताया था आपको, ये पीछे लिपिड और प्रोटीन क्यों होता है प्रीवियस लेक्चर्स में। ग्लाइकोलिपिड जो है, ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब्स प्लस लिपिड है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्ब्स प्लस प्रोटीन है। इतना तो क्लियर है ना, तो बेसिक चीज़ है। अगर ग्लाइकोलिपिड बोल रहे हैं मतलब लिपिड ऐड है कार्बोहाइड्रेट के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं तो प्रोटीन ऐड है उसके साथ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन आउटर लीफलेट, आउटर लीफलेट ऑफ व्हाट, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर की आउटर लीफलेट में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, इनर लीफलेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं आउटर लीफलेट ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये हमेशा याद रखिएगा कि बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। तो ऑलवेज प्रेजेंट इन द आउटर लीफलेट ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब आगे चलें, अगर फंक्शंस की बात करें, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है, कुछ मेजर हम देखते हैं, 2-3 फंक्शंस प्लेड बाय द कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट फंक्शंस प्ले करता है। एक तो सेल टू सेल एडिशन, ये हम अपनी 4th यूनिट में पढ़ेंगे भी कैसे। एक बार आप देख लीजिए फंक्शंस कौन कौन से करता है कार्बोहाइड्रेट, आपको तो अब याद होगा तो तब ध्यान रहेगा कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट ये फंक्शन करता है, तब जस्ट मुझे ये समझाना रहेगा कि कैसे करता है। इसका प्रोसेस 4th यूनिट पे है, यहाँ पे जस्ट मैं हेडिंग दे रहा हूँ कि ये सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फंक्शन करता है सेल टू सेल एडिशन, सेल के साथ सेल का एडिशन करवाता है, जोड़ता है एक दूसरे सेल से, है ना। दूसरी अगर बात करें हम, और इसका फंक्शन की बात करें अगर, तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन। ठीक है, काइंड ऑफ सिग्नलिंग ऑल्सो। थर्ड, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ये तो हमारा इंसानों वाला ही है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में भी जो है कार्बोहाइड्रेट का मेजर रोल रहता है,
इसको हम देख लेते हैं कैसे रहता है। ये 3 फंक्शंस मेजर होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्ले करता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इसमें कैसे रोल प्ले करता है देखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आरबीसी होती है, आरबीसी के आउटर में एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो एंटीजन है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा। अगर ए एंटीजन है तो ए होगा, बी एंटीजन है तो बी होगा, दोनों है तो ए बी होगा, और कोई भी नहीं है तो ओ होगा। ठीक है, तो ये एंटीजन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का रोल कैसे है ये देखना है हमें कि आरबीसी। अब देख लीजिए आरबीसी को मैं मान लो आर से डिनोट कर देता हूँ यूँ, इसे शॉर्ट में दिखाने के लिए आर। ठीक है, आर, ओके। तो इसके साथ आरबीसी के साथ क्या अब प्रेजेंट होता है, क्या होता है? आरबीसी के साथ प्रेजेंट होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, नाग। ठीक है, उसके साथ प्रेजेंट होता है ग्लैक्टोज, उसी के साथ प्रेजेंट होता है फ्यूकोज। ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये क्या है? कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आरबीसी जो है, आरबीसी के पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होता है, एक गैलेक्टोज और एक फ्यूकोज, इस सीरीज में इस तरीके से अटैच होते हैं ये। ठीक है, अब इन केस इसको गैलेक्टोज ट्रांसफिरेज गैलेक्टोज ट्रांसफिरेज का प्रेजेंस मिल जाए, आरबीसी मॉलिक्यूल विद एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन गैलेक्टोज फ्यूकोज, इसको गैलेक्टोज ट्रांसफिरेज का मिल जाए अगर प्रेजेंस, तो इसका मतलब इसमें पूरी यूनिट में एक गैलेक्टोज ऐड हो जाएगा, है ना। और अगर इसे मिल गया एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफिरेज, इसका मतलब क्या है? इसमें एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और ऐड हो जाएगा। गैलेक्टोज ट्रांसफिरेज क्या करेगा? एक गैलेक्टोज और ऐड कर देगा, और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो है वो एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ऐड कर देगा इस कंप्लीट यूनिट में। और इसी पे डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। कैसे? अब ये एक्चुअली में होता क्या है, अगर गैलेक्टोज ट्रांसफिरेज मिला तो एक क्या होगा, गैलेक्टोज ऐड हो जाएगा इस यूनिट के साथ। अगर मैं शॉर्ट में दिखाऊं आर, ये इसको N से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं G से कर देता हूँ, इसको मैं F से कर देता हूँ, तो एक गैलेक्टोज और ऐड हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम? बी एंटीजन। मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी ग्रुप। आ रही बात समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव तो अलग होता है, आरएच फैक्टर पे डिपेंड करता है। बी ब्लड ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट हो गया अगर इसमें एक गैलेक्टोज ट्रांसफिरेज ने ऐड कर दिया। और लेकिन इन केस एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ट्रांसफिरेज की प्रेजेंस मिल गई तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? एक और नाग ऐड हो जाएगा, एक और नाग। एन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एन मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, जी मतलब गैलेक्टोज, देन फ्यूकोज। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक और ऐड हो गया, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ऐड हो गया। इसमें क्या था? गैलेक्टोज ऐड हुआ। और इसको ही क्या बोलते हैं हम? ए एंटीजन। ए एंटीजन, या फिर कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए ब्लड ग्रुप हो गया। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपको समझ में आई? हुआ क्या? कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट सारे ऐड हुए हैं इसमें, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोज, फ्यूकोज। अगर गैलेक्टोज ट्रांसफिरेज की प्रेजेंस मिलता है तो एक गैलेक्टोज की यूनिट ऐड हो जाती है, तो उसे हम बी ब्लड ग्रुप कह देते हैं, बी एंटीजन हो जाता है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ट्रांसफिरेज की प्रेजेंस में क्या होता है? एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जुड़ जाता है यूनिट में और ए ब्लड ग्रुप बना देता है। आ गई बात समझ में? और इसका और ये बताने की जरूरत नहीं है ए बी और ओ कैसे होगा। अगर दोनों जुड़ गए, मतलब गैलेक्टोज भी जुड़ गया और एन एसिटाइल दोनों की प्रेजेंस हो गई, तो एक गैलेक्टोज यूनिट जुड़ जाएगा, एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जुड़ जाएगा। दोनों अगर कार्ब्स जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कह देंगे? ए बी ब्लड ग्रुप कह देंगे। दोनों ही नहीं जुड़ते हैं, अगर सिर्फ सिंपल है तो इसको क्या कह देंगे? ओ ब्लड ग्रुप कह देंगे, मतलब कोई एंटीजन नहीं है। आगे बात समझ में? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ये चल रही है, कार्बोहाइड्रेट में क्या रोल है? आरबीसी के आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा, ए बी होगा या ओ होगा। तो आरबीसी का अगर स्ट्रक्चर देखें, आरबीसी के आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होता है, ये इसके फुल फॉर्म्स आप लिख लीजिएगा उसमें, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, उसके साथ एक गैलेक्टोज, एक फ्यूकोज, ठीक है, FUCOSE, फ्यूकोज। अब इसको अगर गैलेक्टोज ट्रांसफिरेज की प्रेजेंस में मिल जाए, गैलेक्टोज ट्रांसफिरेज मिल जाए, तो एक गैलेक्टोज यूनिट ऐड कर देता है जिसको हम बी एंटीजन करते हैं और ब्लड ग्रुप हो जाता है बी। एंड अगर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जो है ये इसका ट्रांसफिरेज मिल जाए तो एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ऐड हो जाता है और इसी को हम क्या कह देते हैं, ए एंटीजन, दैट इज द ए ब्लड ग्रुप, है ना। अगर दोनों मिल जाएं तो ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों ही ना मिलें तो ओ ब्लड ग्रुप, दैट इज नो एंटीजन। ओके, तो इतना हमें समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट का किस्सा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट पे। ठीक है, एक इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल, प्रोटीन का ही, प्रोटीन में ही है इसमें, कार्बोहाइड्रेट का तो मेजर मैंने आपको बता दिया। एक हाइड्रोपैथी प्लॉट पे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। हाइड्रोपैथी प्लॉट, प्लॉट मतलब खाली ज़मीन, ये वो वाला प्लॉट नहीं है। तो इस टाइप से हाइड्रोपैथी प्लॉट, इसमें यूँ रहेगा, ऊपर 1 2 3 और नीचे -1 -2 -3। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें, ऊपर जो है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट और नीचे पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10 ऐसे ऐसे मान लो, यूँ मैंने कर दिया। ठीक है, इस टाइप से मैंने स्ट्रक्चर दिखाया मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ 10 20 40, है ना, 50। ओके, और यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया 10 20 40 यहाँ पे 30 आ गया, और यहाँ पे 50 आया, तो यहाँ मान लो 70 ले लिया मैंने, बीच में 60 कहीं आएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोपैथी प्लॉट है। ठीक है, हाइड्रोपैथी प्लॉट इसी टाइप का आपको मिलेगा क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोपैथी प्लॉट में क्या होता है, जो वाई एक्सिस है उसमें अमीनो एसिड्स दिए गए हैं और इधर हाइड्रोफोबिक पैचेस दिए गए हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स कितने हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर के जो 3 हैं मतलब नॉन पोलर अमीनो एसिड्स और नीचे वाले पोलर अमीनो एसिड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें हाइड्रोपैथी प्लॉट में क्वेश्चन कैसे आता है, हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है ये हमें क्या बताता है, नाम बता रहा है हाइड्रोपैथी, मतलब हाइड्रोफोबिक बताता है कितना है ना। हाइड्रोफोबिक जो है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स कितने हैं ये बताते हैं। और इस प्लॉट से हम ये बता सकते हैं कि जो ये जिस भी प्रोटीन का दे रखा है, ये हमें नहीं पता किस प्रोटीन का जो है, इसमें ये जो ग्राफ है इसमें कितने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इस हाइड्रोपैथी प्लॉट से हमें बताना होता है कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कितने हैं, है भी या नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके 2 रूल्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे ही क्वेश्चन आएगा दोनों रूल्स आपके माइंड में आने स्ट्राइक करने चाहिए, वहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के 2 रूल्स क्या हैं। हाइड्रोपैथी प्लॉट को सीधा देखो, ये सारे नंबर ये सब भटकाने के लिए हैं, हमें क्या है ऊपर ऊपर का देखना है सिर्फ। कैसे, हाइड्रोपैथी प्लॉट में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने हैं ये हमें बताना है या नहीं है। कैसे पता लगेगा, आपको मैंने बताया था जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उसमें लगभग 20 अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो इंटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, 20 क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे अमीनो एसिड्स। इतना आपको समझ में आ गया। तो जिस पीक, आप पीक्स देखिए ऊपर वाली, जिस पीक में 20 अमीनो एसिड्स हों हाइड्रोफोबिक, ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स क्या हों, हाइड्रोफोबिक हों, प्लस 3 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हों, 3 या 3 से ज़्यादा जो है वैल्यू जा रही हो पॉजिटिव में, पॉजिटिव 3 वैल्यू हो या 3 से ज़्यादा हो, तो उसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है। आ रही बात समझ में? अब जैसे इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में पहली पीक देखिए, इसमें 10 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं। ठीक है, 10 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं इसमें, तो इसका मतलब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का पीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पीक देखिए,
20 से 40, मतलब 20 हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। 20 हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है मतलब ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन दूसरा रूल देगा, कौन सा, कि इसका क्या वैल्यू 3 से ज़्यादा है, बिल्कुल +3 से ज़्यादा वैल्यू है, तो ये क्या है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का पीक है। तो इस हाइड्रोपैथी प्लॉट में ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन शो कर रहा है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। दूसरा प्लॉट देखें, इसमें ये 50 है और ये 70, मतलब यहाँ भी 20 जो है 20 हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, प्लस इसकी पीक जो है वो 3 के लगभग इक्वल या उससे ज़्यादा है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अगर इसी में केस ऐसा हो जाता, ये पीक जो है 20 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट उसके साथ इसकी पीक जो है वो +3 को ना पकड़ती, उससे लो रह जाती, तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता या नहीं होता? नहीं होता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, आपको समझ में आएगा किस टाइप से। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, है ना। दो चीज़ें देखनी है, 20 होना चाहिए गैप पीक में, ऊपर +3 होना चाहिए, तो वो क्या होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, यही है हाइड्रोपैथी प्लॉट। ठीक है, ऊपर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं, नीचे पोलर अमीनो एसिड्स ग्राफ में शो होते हैं, और ये सारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स को डिनोट कर रहे हैं। तो ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में हाइड्रोपैथी प्लॉट में क्या 2 रूल्स हैं, इसको अच्छे से मतलब तारे सितारे लगाकर इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में, कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन 2 रूल्स हैं। पहला 20 तो होने चाहिए अल्फा हेलिक्स, जैसे था हमने बताया हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड, एंड एक होना चाहिए +3 वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली पीक में +3 या फिर ज़्यादा उससे। ठीक है, ये 2 रूल्स जो हैं इसको तारे सितारे लगा लीजिएगा, जितने लगा सकें। ये 2 रूल्स जब फॉलो हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं आज का टॉपिक, है ना, वरना लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आज हमने क्या प्रोटीन देखा, कार्बोहाइड्रेट्स देख लिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो कंपोनेंट्स हमने शुरू में देखे थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक का मतलब प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमने तीनों को 1 बाय 1 देख लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड फिर उसको कंटिन्यू करेंगे कि पैसिव कैसे कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। तो आप रेगुलर लेक्चर्स देखते रहिए, नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।